नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। संपादकीय लिया गया है द हिंदू अखबार से। प्रभाष रंजन अच्युत अनिल साहब ने लिखा है। प्रभाष रंजन साहब ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्युत अनिल कानून पर रिसर्च करते हैं दिल्ली में रहकर। संपादकीय फिर से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसी पर है। संपादकीय आज ये वाला क्यों लिया गया? दो कारण हैं। एक तो कई नए दृष्टिकोण ये संपादकीय हमें देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखने का। दूसरा कारण कि दूसरे संपादकीय इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। एक और कारण भी है। एक मित्र से बात करते हुए मित्र ने पूछा कि रूस जो कर रहा है यूक्रेन में, क्या ये वही नहीं है जो भारत ने 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान में किया था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था? जो उत्तर था उस उत्तर में बहुत सी बातें थी, लेकिन ये संपादकीय पढ़ के मुझे लगा कि अब बेहतर उत्तर दिया जा सकता था, क्योंकि रूस ने तमाम ऐसे तर्क गिनाए हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि रूस कुछ कुछ वैसा ही कर रहा है। वो कुछ इलाके हैं यूक्रेन के जिनको आज़ादी दिलाने की बात कर रहा है या जिनकी रक्षा करने की बात कर रहा है। यूक्रेन के कुछ लोग हैं जिनकी रक्षा करने की बात कर रहा है। तमाम ऐसी चीज़ों को रूस गिना तो रहा है, बट क्या उन दावों में सच्चाई है? हम इस प्रकार के 3 झूठ जो रूस ने बोले हैं या 3 दावे जो रूस ने किए हैं, उनको परखेंगे कि वो झूठ हैं या नहीं, और फिर हम जानेंगे कि रूस जो कर रहा है उसके गहरे में क्या है, यानी रूस यूक्रेन विवाद की और इस युद्ध की असली वजहें क्या है। ब्रॉड आउटलुक समझ लेते हैं। शुरुआत इसी बात से हुई है कि रूस ने कुछ दावे किए हैं यूक्रेन पे हमले को जायज ठहराने के लिए। वो दावे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हैं, तो हम उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी जानेंगे। कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं का भी जिक्र आएगा, मसलन संयुक्त राष्ट्र का जिक्र आएगा, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जिक्र आएगा, और संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र इकाई के तौर पर एक आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसका भी जिक्र आएगा। ये दोनों कोर्ट्स नेदरलैंड्स के हेग शहर में हैं, तो इन सब संस्थाओं का जिक्र आएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पर्टिकुलर स्टैट्यूट का जिक्र आएगा, रोम स्टैट्यूट, जिसके आधार पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट निर्णय देता है, या जिसके साथ अगर पार्टी सहमत हैं, देश सहमत हैं, तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य माने जाते हैं। उन सब का जिक्र आएगा, हम सब की चर्चा करेंगे। बट जो 3 बातें या जो 3 दावे पुतिन साहब ने किए हैं अपने हमले को जायज ठहराने के लिए, उससे संपादकीय की शुरुआत होती है। फिर उन 3 दावों में पहले दावे की बात होती है कि ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय आधार है कि जो इकाइयां स्वतंत्र होना चाहती हैं उनको स्वतंत्र होने में मदद दी जा सकती है, रूस ने इसका हवाला दिया है। क्या ये दावा ठीक है? क्या सच में इस प्रकार की मदद अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर जायज है? हम इसका जिक्र करेंगे। दूसरा दावा रूस ने किया है कि रूस जो था वो आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। हम परखेंगे कि क्या रूस का ये दावा ठीक है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी रजामंदी है, और अगर रजामंदी है भी तो इसके क्या सबूत हैं कि रूस जो कह रहा है वो सच है या फिर झूठ है। ये दूसरी बात हम करेंगे। और तीसरी बात है R2P। हम जानेंगे R2P क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या है, सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या होती है, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को, इस डॉक्ट्रिन को आज तक पहले भी इस्तेमाल किया गया है, या इस केस में क्या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि रूस करने की कोशिश कर रहा है। हम इन 3 दावों की चर्चा करने के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि रूस दुनिया में खुद को जिस तरह से देखता है, उस बात में ऐसा क्या है जिसको विशेषज्ञ, खासतौर पे रंजन और अनिल साहब, कह रहे हैं कि ये इस विवाद की, इस युद्ध की जड़ में है। तो ये है ब्रॉड आउटलुक। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो शुरुआत में ही रंजन और अनिल साहब क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स जो भी कहें, इसको जो भी चेंज करने की कोशिश करें रूस के नैरेटिव को, यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो था, यूनाइटेड नेशंस का जो मसौदा था, जिस चार्टर पर 24 अक्टूबर 1945 से जो फोर्स में आया सैन फ्रांसिस्को में, इस पर सब देशों ने साइन किए थे। दुनिया के लगभग सभी देश इसके मेंबर हैं। उस चार्टर में 111 आर्टिकल हैं। वो 111 आर्टिकल, उनमें से कुछ आर्टिकल्स का जिक्र आएगा। वो आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति को मेंटेन करने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंधों को मेंटेन करने के लिए तमाम विश्वासों को उस चार्टर में दर्ज करते हैं। संपादकीय की शुरुआत होती है कि इस युद्ध में उन सब विश्वासों का खून हुआ है। देखेंगे कैसे।
लेकिन संपादकीय उसके बाद कहता है कि पुतिन साहब कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनी निर्लज्ज कार्रवाइयों के लिए, ये शब्द बेयरफेस्ड, अपनी निर्लज्ज कार्रवाइयों को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल गलत है, ऐसा संपादकीय कहता है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है। तो पहला तर्क जो रूस ने दिया है, देखते हैं क्या तर्क दिया है। शुरुआत होती है कि युद्ध लॉन्च करने से पहले 3 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों दोनेस्क और लुहांस्क, जो कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं, रूस से बॉर्डर भी साझा करते हैं, उन इलाकों को रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज करने का मतलब आजाद मुल्कों के तौर पर, आजाद देशों के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया और कहा कि हमारी सेना जो है इन मुल्कों में, इन देशों में अब शांति स्थापना के लिए जाएगी। ये कहकर रूस ने थ्योरी ऑफ रेमेडियल सक्सेशन, थ्योरी ऑफ रेमेडियल सक्सेशन मतलब इतना समझिए कि किसी समस्या का कोई समाधान ना हो तो वो इकाइयां अपने मुल्क से अलग भी हो सकती हैं। ये इसकी एक थ्योरी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है कि कोई मुल्क अगर मुल्क की कुछ इकाइयां हैं और वो बहुत समय से समस्याग्रस्त हैं, तो वो आज़ादी की डिमांड करती हैं, वो आज़ादी ले सकती हैं, छीन सकती हैं। इस थ्योरी का इस्तेमाल किया है। रूस ने भी यही कहा कि भाई ये दोनों इलाके यूक्रेन से आज़ाद होना चाहते थे, हमने आज़ाद किया, अपनी सेना भेज दी। ये उनका तर्क है। संपादकीय क्या कहता है कि पहली बात तो इस थ्योरी को सबसे एक्सट्रीम केसेस में अपवाद स्वरूप ही इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, वो अपवाद स्वरूप भी इस्तेमाल कब किया जाता है? जब खास तौर पे डीकोलोनाइजेशन की बात हो रही हो। मसलन पुर्तगाल का कुछ कब्जा था भारत की कुछ इकाइयों पर, या फिर फ्रांस का कब्जा था भारत की कुछ इकाइयों पर, तो फिर इस बात को, इस थ्योरी को उकेरा जा सकता है। किसी देश की इकाई ही अपने देश से अलग होने, सेसीड होने, विलगाव की बात करे, तो फिर इस थ्योरी को ठीक नहीं माना जाता इन्वोक करना, क्योंकि ऐसे तो कोई देश कभी भी अखंड रह नहीं पाएंगे। हर देश में कुछ लोग हमेशा अलग होने की बात करते हैं क्योंकि ये उनकी राजनीति को सुहाता है। कई बार इसके जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक इस थ्योरी की बात है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अपवाद स्वरूप और साम्राज्यवाद के विरोध में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये 2 इलाके कम से कम यूक्रेन के साम्राज्यवादी रवैये का शिकार तो थे नहीं, यूक्रेन के, अखंड यूक्रेन का हिस्सा थे। इसके अलावा संपादकीय कहता है कि जहां तक अपवाद की बात है, अपवाद तभी एक्शन में आता है जब सीवियर वायलेशन हो रहा हो लोगों के मानवाधिकारों का, या फिर यूक्रेन में रहने वाले जो एथनिक रशियन हैं, जो नस्लीय रूप से रूसी हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा होता, तो शायद ये बात ठीक भी ठहराई जा सकती थी। लेकिन रूस ने भले ही क्लेम किया है कि यूक्रेन नरसंहार कर रहा था वहां के रूसियों का, लेकिन संपादकीय कहता है कि यूक्रेन इस इल्जाम को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया है। आईसीजे क्या है? हमने 2 दिन पहले भी बात की थी। यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र के 6 ऑर्गन्स हैं। सबसे बड़ा ऑर्गन है जनरल असेंबली यानी महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा कई ऑर्गन्स हैं जो जुडिशियल ऑर्गन है। इन 6 ऑर्गन्स में से उसको आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। तो यहां पर यूक्रेन गया हुआ है। इसके अलावा संपादकीय ये भी कहता है कि यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क को, जो मिन्स्क अकॉर्ड साइन हुए थे 2014 में, इनके तहत ये वादा किया था कि इनकी स्वायत्ता को बरकरार रखा जाएगा, इनके अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। तो भी कोई कारण नहीं बनता, इसलिए भी कम से कम कोई कारण नहीं बनता कि रूस को इन कारणों की वजह से या इस थ्योरी का इस्तेमाल करके कोई हमला करने की जरूरत थी। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों को स्टेटहुड देके या राष्ट्र राज्यों के रूप में स्वीकार करके रूस ने यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4, आर्टिकल हमें याद नहीं रखना, हमने कहा 111 आर्टिकल हैं, कुछ आर्टिकल्स का आज यहाँ जिक्र होगा। मोटा मोटा आपको ये पता चल जाएगा कि ये आर्टिकल किन किन चीजों से जूझते हैं। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए ही ये 111 आर्टिकल हैं। उन्हीं आर्टिकल्स में इन 6 ऑर्गन्स का भी जिक्र है और तमाम बॉडीज का भी जिक्र है जो यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हैं। आर्टिकल्स याद नहीं करने। बहरहाल
तो रूस ने जो यूएन चार्टर में आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 है उसका भी हनन किया है। क्यों? आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 कहता है कि कोई भी देश फोर्स का इस्तेमाल करके, हिंसा का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश की अखंडता को और संप्रभुता का हनन नहीं कर सकता है। तो दो बातें हमने जानी। रूस का पहला तर्क कि वो थ्योरी ऑफ रेमेडियल सक्सेशन यानी इलाकों के अलग हो जाने के अधिकार की थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए उसने यूक्रेन पे हमला किया है, वहां पर अपने पीस कीपर्स भेजे हैं। लेकिन हमने देखा कि किन किन तरीकों से ये दावा गलत ठहरता है। दूसरा दावा है रूस का यूज ऑफ फोर्स के मामले में। तो अब हमने देखा कि आर्टिकल जो 2 है और उसका सब क्लॉज 4 है वो कहता है कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा आर्टिकल भी है, आर्टिकल 51 है यूएन चार्टर में ही 111 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल, जो कहता है कि आप आत्मरक्षा में ताकत का इस्तेमाल, फोर्स का इस्तेमाल, हिंसा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। संपादकीय कहता है कि रूस ने कहा है कि हम जो ये हमला कर रहे हैं ये असल में एक प्रकार से आत्मरक्षा में किया गया हमला है। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है, इसकी विद्रूपता असल दुनिया में भी उतनी ही है। क्यों? क्योंकि संपादकीय कहता है कि पहली बात तो यूक्रेन ने रूस पर कोई हमला नहीं किया जिसके चलते आप कह सकें कि भाई हमें आत्मरक्षा में हथियार उठाने पड़े या हिंसा का प्रयोग करना पड़ा। दूसरा, यूक्रेन से ऐसा कोई इमिटेंट डेंजर भी नहीं था। यूक्रेन से आपको कोई डर या हिंसात्मक कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं थी जिसके चलते आप कह सकें कि रूस ने जो एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस, जैसे एंटिसिपेटरी बेल होती है कि आप पहले से ही बेल लेके रख लें, ऐसे ही एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस के लिए पहले ही स्ट्राइक कर दिया। इस तरह का मामला भी नहीं बनता है क्योंकि यूक्रेन से रूस को कोई डर नहीं था। तीसरी बात कि आर्टिकल 51 जो सेल्फ डिफेंस के लिए हमले की बात करता है वो केवल लीगली राज्यों के लिए है, राष्ट्र राज्यों के लिए है। जो लुहांस्क इलाका है या दोनेस्क इलाका है वो राष्ट्र राज्य नहीं है। रूस के रिकॉग्नाइज करने से वो राष्ट्र राज्य बन भी नहीं जाते। तो ऐसा भी नहीं है कि इस आधार पे भी रूस कह सकता हो कि इन इलाकों पे क्योंकि यूक्रेन हमला कर सकता था इसलिए हमें सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने पड़े। हालांकि यूक्रेन ने तो इन इलाकों पर भी कभी कोई सीधा हमला नहीं किया। और चौथी बात कि अगर हम इन तीनों बातों को दरकिनार कर भी दें कि कोई डर नहीं था या हमला यूक्रेन ने नहीं किया या ये दोनों इलाके जो हैं जिनको रूस ने मान्यता दे दी है ये आर्टिकल 51 से कवर नहीं होते, इन तीनों बातों को हम दरकिनार कर भी दें तो भी आर्टिकल 51 कहता है, प्रोपोर्शनेट एक्शन की बात करता है कि जितनी सीमा तक आपको अपनी रक्षा के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े आप उतनी ही हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि परमाणु बम फोड़ देंगे आप। यहां संपादकीय कहता है कि रूस ने जो किया है वो डिस्प्रोपोर्शनेट भी है। अगर किसी प्रकार की हिंसा का डर भी था, डर अगर था भी रूस को यूक्रेन से, तो भी ये जो इस्तेमाल है फुल स्केल इन्वेजन, आपने पूरी तरीके से उस पर हमला कर दिया है, इन्वेजन कर दिया है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से गलत है। तो ये हमने जान लिया दूसरा तर्क। दूसरे तर्क में एक और बात जो रह गई थी, जो इसका मैंने जिक्र शुरुआत में नहीं किया, वो ये था कि संपादकीय कहता है कि रूस जो कर रहा है असल में वो एक प्रकार से मानवाधिकारों का भी हनन है और क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है, जिससे बचने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी जो हेग नेदरलैंड में अवस्थित है। इसको गवर्न करता है रोम स्टैट्यूट। अब रोम स्टैट्यूट तभी काम करता है अगर जो राष्ट्र राज्य हैं या जो देश हैं उन्होंने इसको अपनाया हो। भारत ने इसको नहीं अपनाया, हम जानते हैं, कांटों पे चर्चा कभी और करेंगे। रूस और यूक्रेन ने भी इनको नहीं अपनाया है, बट अगर अपनाया होता तो संपादकीय कहता है कि एक्ट ऑफ एग्रेशन रोम स्टैट्यूट में साफ साफ लिखा है कि किसी भी देश के अगर आप अखंडता का सम्मान नहीं करते हैं, उसकी संप्रभुता का सम्मान नहीं करते हैं, तो उसको एक जुर्म माना जाएगा और जो एग्रेसर स्टेट है उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उठाना पड़ सकता है, साबित करना पड़ सकता है कि हमने क्राइम नहीं किया है। अब ये मामला भले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाए, लेकिन क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही इसकी पार्टी नहीं है तो ये ठहरेगा नहीं। भले ही ये कानून को जवाबदेह ना ठहराए, लेकिन इतिहास उनको जवाबदेह ठहराएगा, उन लोगों को जो इस हमले में होने वाले बहुत से जान माल के नुकसान के लिए जिम्मेवार हैं।
ऐसा संपादकीय का इशारा है। तीसरा तर्क जो पुतिन साहब ने दिया है वो ये है, इनडायरेक्टली के तर्क दिया है कि एक कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन है, कंट्रोवर्शियल नियम है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन किया जा सकता है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए कोई देश इंटरवीन कर सकता है। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन है, कई लोग इसको बहुत महान डॉक्ट्रिन भी मानते हैं। कहते हैं कि दुनिया 80-90 के दशक में जब आगे बढ़ रही थी, कई सारी पुरानी डॉक्ट्रिन्स का विस्तार हो रहा था। हम पहली बार नए नए अधिकारों के बारे में सुन रहे थे, जैसे पर्यावरण से जुड़े अधिकार, जीवन जीने से जुड़े अधिकार, राइट टू लाइफ फैल रहा था। उसी दौरान एक और लिबरल डॉक्ट्रिन, लिबरल उदारवादी डॉक्ट्रिन माना जाता है, इसका भी उदय हुआ, विस्तार हुआ कि देशों में, अगर किसी भी देश में लोगों के मानवाधिकार का हनन हो रहा है तो उस मानवाधिकार की रक्षा के लिए इंटरवेंशन किया जा सकता है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि कोई दूसरा देश इंटरवेंशन कर सकता है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है इस डॉक्ट्रिन में। इसी को कंट्रोवर्शियल माना जाता है कि क्या किसी दूसरे देश को ये अधिकार होना चाहिए। देखते हैं इसके बारे में। तो R2P जो है, राइट टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो है, यह राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो अपनी जनसंख्या को किसी भी प्रकार के मानवाधिकार हनन से बचाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो राष्ट्र राज्यों को ये जिम्मेदारी पूरा करने में सहायता देगी। बात इतनी हो गई। कंट्रोवर्शियल क्या है कि कुछ लोगों ने इस बात को, इसको जस्टिफाई करने के लिए भी माना है कि कोई देश अगर अपने सिटीजन्स के मानवाधिकारों की रक्षा में अक्षम साबित हो रहा हो तो दूसरे देश आकर उसमें मामला अपने हाथ में ले सकते हैं। बड़ी डेंजरस बात है, लेकिन ये देखने को मिली है। अब यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर से वही बात, हमने बात की यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं। कई सारे ऑर्गन्स का जिक्र हम कर चुके हैं। एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो की तलवार है। वीटो यानी किसी भी बात को वो रोक सकते हैं, किसी भी निर्णय को वो रोक सकते हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर बार 2 साल के लिए चुने जाते हैं रोटेशनल बेसिस पर। तो इसी सिक्योरिटी काउंसिल को तय करना पड़ता है या परमिशन देनी होती है। बेसिकली परमिशन ना भी दे तो ये एक्शन ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि बेहतर हो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल इसको परमिशन दे। कई बार परमिशन मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। आपको याद होगा 2011 में लीबिया पे हुआ हमला, जिसकी परिणति हुई मुअम्मर गद्दाफी की हत्या से और उनके शासन के समाप्त होने से। तो उस हमले को भी ये माना गया था कि लीबिया के लोगों का मानवाधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि लीबिया में तेल भी है। तो वहां पे हमले को यूएन ने ऑथराइजेशन दिया, जबकि 1995 में भी नाटो ने बोस्नियन सर्ब्स पर बमबारी की थी। उस हमला तब भी किया था अमेरिका के नेतृत्व में नेटो ने, और एक बड़ा इतिहास है बोस्नियन सर्ब्स पे बमबारी क्यों की थी। इसका इतिहास 90, 91, 92 में यूगोस्लोवाकिया के टूटने से और कई मुल्कों के बनने से और बहुत सारे नरसंहार से जुड़ा है। इसका जिक्र हम कभी और करेंगे। लेकिन बात यह थी कि इस प्रकार के हमले किए जाते रहे हैं। कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी अनुमति देता है, कई बार सुरक्षा परिषद अनुमति नहीं भी देती है। लेकिन पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस थ्योरी को, यानी कि राइट टू प्रोटेक्ट को, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी को एक कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्रिन माना जाता है। और अगर मान लें, कुछ देर के लिए मान लें कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं भी है, तो भी इस बात के एविडेंस नहीं है कि जो एथनिक रूसी लोग हैं, जो नस्ली रूप से रूसी हैं, उनके मानवाधिकारों का यूक्रेन में कुछ इस प्रकार से हनन हो रहा था कि इस स्केल पर रूस को हमला कर देने की जरूरत थी। इस बात का कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है, और इसलिए संपादकीय कहता है कि ये एक झूठा तर्क है जो रूस दे रहा है। रूस के झूठे तर्क में ये बात भी शामिल है कि जिस मसौदे में उसने जिक्र किया कि वो इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहा है हमला करने के लिए, उसी में इसने लीबिया पे जो हमला किया गया था या यूगोस्लोवाकिया के अलग अलग हिस्सों पे या यूगोस्लोवाकिया के इतिहास से जुड़े मसलों पर जब इस प्रकार के हमले किए गए हैं तो उनका विरोध भी किया है उसी मसौदे में। संपादकीय कहता है ये एक प्रकार की निर्लज्जता है। तो अंत में ये 3 जो क्लेम्स रूस के थे, इनको देखने के बाद, जानने के बाद, क्या क्या क्लेम हमने देखे? क्लेम हमने देखे कि वो एक शांति दूत की तरह गया है उन पार्ट्स की रक्षा के लिए जो पार्ट्स अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए
अलग हो जाना चाहते हैं यूक्रेन से। दूसरा तर्क उसने दिया कि वो आत्मरक्षा में यूक्रेन में गया हुआ है। और तीसरा तर्क उसने दिया कि वो लोगों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए वहां पे गया हुआ है। 3 तर्क हमने देखे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 तर्क ठीक है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि ये संपादकीय इस विषय में क्या कहता है कि रूस का जो बर्ताव है या यूक्रेन पर हमले की जो असल वजह है वो क्या है। संपादकीय का मानना है कि देखिए, कानूनों के नजरिए से केवल देखकर बात अधूरी रह जाएगी कि रूस का अप्रोच ऐसा क्यों है। क्रेमलिन का मानना है, क्रेमलिन वो इलाका है मॉस्को का जहां पे रूस के हेडक्वार्टर्स हैं। तो रूस का ये मानना है कि दुनिया जो है, ये रूस के देखने का नजरिया है कि दुनिया जो है वो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस में बटी हुई है, यानी वर्चस्व वाले क्षेत्रों में बटी हुई है। देश एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दुनिया में ऐसे क्षेत्र एग्जिस्ट करते हैं जहां पर अलग अलग देशों का वर्चस्व है। ये एक बड़ी पुरानी थिंकिंग है शीत युद्ध से, और शीत युद्ध से पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थिंकिंग है कि ये जर्मनी का इलाका है, ये इंग्लैंड का इलाका है, ये अमेरिका का इलाका है। संपादकीय कहता है रूस की ये सोच अब तक गई नहीं है। उसका मानना है कि दुनिया इलाकों में बटी हुई है, और इलाकों में क्योंकि जो देश हैं उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं संप्रभु होना क्योंकि उनका वर्चस्व है। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी संप्रभुता जो है वो लिमिटेड है, लिमिटेड सोवरेनिटी है उनके पास। उस पर डिपेंड करता है कि जो मजबूत राष्ट्र है उसके साथ उनका संबंध कैसा है, यही तय करेगा कि उनकी संप्रभुता अक्षुण्ण रहेगी कि नहीं। ऐसे रूस का देखने के नजरिए की समस्या है, ये संपादकीय कहता है। तो रूस का क्या मानना है कि यूक्रेन जो है वो एक लिमिटेड सोवरेनिटी वाला देश है, उसकी संप्रभुता इस बात पर निर्भर करती है कि वो रूस से कैसे संबंध बना के रख सकता है। अब संपादकीय कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को और देशों को ये सोचना होगा कि क्या ये थिंकिंग, क्या ये सोच, इस प्रकार की सोच चलने दी जा सकती है। ये सोच जो द्वितीय विश्व युद्ध और उससे भी पहले की सोच है, क्या इस सोच का उस दुनिया में कोई अस्तित्व हो सकता है जिस दुनिया को लगातार रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, नियम आधारित व्यवस्था से चलाने की कोशिश की जा रही हो। रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, यही अगर हम कहा जाए हमारी एस्पिरेशन है। जो भी सुपर पावर हो या जो भी मुल्क हो, उनकी एस्पिरेशन होती है कि दुनिया कुछ नियमों से चले, वो इस आधार पर ना चले कि कोई देश मजबूत है या कमजोर है। ऐसा अक्सर हो नहीं पाता, लेकिन स्वप्न तो फिर भी यही है, एस्पिरेशन तो फिर भी यही है कि नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था होनी चाहिए। इस फ्रेज को आपको भी ध्यान में रखना है। संपादकीय कहता है कि नियम आधारित व्यवस्था में रूस का ये रवैया, ये नजर जो है वो ठीक नहीं ठहरती है। और दुनिया जानती है रूस का जो ये अप्रोच है वो इस बात से आया है कि हम जो हैं सभ्यतागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से बड़े अलग देश हैं। अब ये बड़े मजे की बात है कि दुनिया का हर मुल्क ऐसा ही मानता है। हम शायद भारत के बारे में ही जानते हों, भारत भी ये मानता है कि वो दुनिया में एक अनोखा देश है। हर देश अपने आप में अनोखा देश है, जैसे हर व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है, एक स्वतंत्र इकाई है। हर व्यक्ति और हर देश को ये अधिकार है कि वो इस बात को पहचाने भी, लेकिन अधिकार ये नहीं है कि इस पर वो श्रेष्ठता का दंभ पाल ले और दूसरे लोगों के डिग्निटी से जीवन जीने के अधिकार को छीनने लगे। ये बात व्यक्तियों के लिए भी ठीक है, देशों के लिए भी ठीक है। रूस का मानना है कि वो एक अनोखा देश है और रूस के अनोखेपन में स्टेटिज्म पे जोर है। स्टेटिज्म यानी राज्य नियंत्रण। उसका पुराना जो इतिहास है, कैथरीन, महारानी कैथरीन से लेकर, जारों से लेकर, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, यानी सत्ताएं बदलती रही, बादशाह बदलते रहे, शासन का तंत्र बदलता रहा, लेकिन रूस में राज्य नियंत्रण पे एक बड़ी उसके साथ जुड़ी, उससे लगाव है रूस का, ऐसा माना जाता है। तो फिर रूस इसी राज्य नियंत्रण का विस्तार करने की ओर देख रहा है और ऐसे कई नियम भी उसने पास किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी उसी तरीके से ढालना चाहते हैं। जैसे एक कानून पास किया है रूस ने कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का कानून रूस में लागू नहीं होगा अगर वो रूस के संविधान के साथ मतैक्य में नहीं बैठता है, उसके साथ कोहेरेंस में नहीं बैठता है। तो फिर संपादकीय अंत कैसे होता है? संपादकीय कहता है कि इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई बार ऐसे हाइपर मैस्कुलिन, खुद को अतिरिक्त रूप से
योद्धा दिखाने वाले, मैस्कुलिनिटी अपनी दिखाने वाले, मर्दानगी दिखाने वाले, अतिरेक मर्दानगी दिखाने वाले लोगों नेताओं से विश्व का पाला पड़ा है। जब जब ऐसे नेता विश्व फलक पर उभरे हैं, वो अपनी एक पीछे पौराणिक सिविलाइजेशनल गाथा लेकर आते हैं, दुनिया को एक बोध कराते हैं कि उनके देश का एक ऐसा अतीत था जो अभी खो गया है। उस स्वर्णिम अतीत को पाने के लिए उस मजबूत नेता का साथ देने की ज़रूरत है। संपादकीय कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये समझना होगा कि इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है, इतिहास ने त्रासदियाँ देखी हैं। इतिहास को त्रासदी में बदलने से दुनिया को रोकना होगा। तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपनी जगह पे लाना होगा और रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, उसको इस त्रासदी के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराने के लिए। तो ये था आज का संपादकीय। कुछ बिंदुओं से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमें आशा है कि आपने इन कानूनों को, इन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस को समझने की कोशिश की होगी और आपको कहीं ये उत्तर भी मिल रहा होगा कि भारत ने जो 1971 में किया था, वो सच में कितना अलग था उससे जो रूस आज कर रहा है। आज के संपादकीय में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।